हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हिमालयन हिंदी एकेडमी में। हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल आदिकाल। आज ही हमारी तीसरी क्लास है। हम प्रकरण 2 और प्रकरण 3 को पढ़ने वाले हैं। जैसा आप सभी को मैंने बताया था कि जो हिंदी साहित्य का इतिहास है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, उसमें आदिकाल जो है उसमें 4 प्रकरण दिए गए हैं। ठीक है, 4 प्रकरण दिए गए हैं, जिसमें हमने एक प्रकरण पूरा कंप्लीट कर लिया है, दूसरा प्रकरण हम पढ़ रहे हैं और जिसमें आज ये हमारी तीसरी क्लास है। तो तीसरी क्लास में प्रकरण 2 को कंप्लीट करेंगे और प्रकरण 3 को पढ़ेंगे। तो सारी चीजों को ध्यान से सुनिएगा और चीजों को नोट भी करिएगा, क्योंकि प्रश्न यहाँ से बनते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे जो हमें पढ़ना है, ठीक है, यहाँ पे सिद्धों और योगियों से संबंधित हम चीजें पढ़ रहे थे। ठीक है, तो सिद्धों और योगियों में और क्या बचा था, यहाँ पे आप देखेंगे जो ये सिद्ध जो है उनकी भाषा क्या है, सिद्धों की भाषा क्या है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ये ही 2 बातें दिखाने के लिए इस इतिहास में सिद्धों और योगियों का विवरण दिया गया है, मतलब उनकी सधुक्कड़ी जो भाषा है। उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक सरणियों, अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, ये रामचंद्र शुक्ल जी कह रहे हैं। वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं। सिद्धों की जो रचनाएं हैं वो सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है, ऐसा रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, क्योंकि प्रश्न बन सकता है। ठीक है, शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। इनकी जो रचनाएं हैं वो शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती हैं। उन रचनाओं की परंपरा को हम काव्य या साहित्य की कोई धारा नहीं कह सकते हैं। अतः धर्म संबंधी रचनाओं की चर्चा छोड़ अब हम सामान्य साहित्य की जो कुछ सामग्री मिलती है उसका उल्लेख संग्रहकर्ताओं और रचयिताओं के क्रम से करते हैं। तो आगे जो है सिद्धों के बाद रामचंद्र शुक्ल जी ने 34 नंबर पेज जो है हिंदी साहित्य का इतिहास, उसमें हेमचंद्र जी को लिया है, हेमचंद्र जी का वर्णन किया है। हेमचंद्र जी के बारे में आपने पढ़ा होगा। हेमचंद्र जी की एक बहुत ही फेमस रचना है जो परीक्षाओं में बार बार पूछी जाती है कि सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन। सिद्ध शब्दानुशासन किसकी रचना है? तो हेमचंद्र जी की है। सबसे पहले हम जानते हैं कि हेमराज जो हेमचंद्र है ये गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह और उनके भतीजे कुमारपाल के यहाँ इनका बड़ा मान था। कहाँ काम करते थे ये? जयसिंह, सिद्धराज जयसिंह और उनके भतीजे जो थे कुमारपाल, उनके यहाँ ये काम करते थे। ठीक है, ये अपने समय के सबसे प्रसिद्ध जैन आचार्य थे। उस समय के सबसे प्रसिद्ध जैन आचार्य थे हेमचंद्र। तो जैन जो हेमचंद्र हैं वो जैन आचार्य हैं, ये ध्यान रखिएगा। इन्होंने एक बड़ा भारी व्याकरण ग्रंथ लिखा है। जो सिद्ध शब्दानुशासन है वो एक व्याकरण ग्रंथ है, सिद्धराज के समय में बनाया था। किसके समय में बनाया था? सिद्धराज जयसिंह के समय में इन्होंने ये लिखा था। समय पूछा जा सकता है साथियों, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल इग्नोर मत करिएगा कि सिद्ध शब्दानुशासन जो है हेमचंद्र ने किसके समय में लिखा है। तो इतना आप डीपली नहीं ध्यान दे पाएंगे, है ना। सिद्धराज के समय में लिखा था, जिसमें संस्कृत, प्राकृत और अभ्रंश तीनों का समावेश किया है। ये जो रचना है हेमचंद्र जी की, इसमें संस्कृत, प्राकृत और अभ्रंश तीनों का समावेश किया गया है। ठीक है, अभ्रंश के उदाहरणों में इन्होंने पूरे दोहे या पद्य उद्धृत किए हैं, जिनमें से अधिकांश इनके समय से पहले के हैं। इन्होंने एक दोहा इनका पूछा जाता है, भला हुआ जो मारिया बहरी महारा कंतु, लज्ज तू बह सिंह जय भग्गा घर अंतु। हेमचंद्र जी ने लिखा है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है भला हुआ जो मारा गया हे बहन हमारा कांत। कांत का मतलब क्या होता है बताइएगा आप लोग। ये जो भागा हुआ घर आता तो मैं अपनी सब समवयस्काओं से लज्जित होती, मैं अपनी सखियों के सामने लज्जित होती यदि मेरा पति भागा हुआ आता। मतलब भागा हुआ कहाँ से? युद्ध से भागा हुआ आता। भला हुआ जो मारा गया, ये जो है नायिका कहती है।
बाकी कुछ यहाँ पे इतना महत्वपूर्ण नहीं है। आगे आप देखेंगे कि अपने व्याकरण के उदाहरणों के लिए हेमचंद्र भट्टी के समान एक द्वैश्रय काव्य की भी रचना की है, जिसके अंतर्गत कुमारपाल चरित नामक एक प्राकृत काव्य भी है। कुमारपाल चरित जो है एक प्राकृत काव्य है। इस काव्य में भी अपभ्रंश के पद्य रखे गए हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। और कुमारपाल चरित जो है किसकी रचना है? ये छोटी छोटी चीजें, अभी आपने एग्जाम दिया जो यूजीसी नेट का, वहां भी ये प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। तो शाम में देखती हूँ मैं, अगर जो 9 बजे हमारी लाइव क्लास होती है प्रैक्टिस की, PYMCQs की, तो उसमें मैं लेकर आऊंगी कुछ क्वेश्चन। चलिए, सोम प्रभु सूरी, हेमचंद्र के बाद सोम प्रभु सूरी जो है ये भी एक जैन पंडित है, ठीक है। इनकी रचना संवत 1241, ध्यान रखना है। कुमारपाल प्रतिबोध नामक एक गद्य पद्यमय संस्कृत प्राकृत काव्य लिखा। कुमारपाल प्रतिबोध अगर गद्य और पद्य में है तो ये चंपू काव्य कहा जा सकता है, लेकिन चंपू काव्य कहीं पे इन्होंने वर्णन नहीं किया है। इन्होंने कहा है कि ये गद्य और पद्य में संस्कृत और प्राकृत काव्य लिखा, जिसमें समय समय पर हेमचंद्र द्वारा कुमारपाल को अनेक प्रकार के उपदेश दिए जाने की कथाएं लिखी हैं। यह ग्रंथ अधिकांश प्राकृत में है, बीच बीच में संस्कृत श्लोक और अपभ्रंश के दोहे आए हैं। अपभ्रंश के पद्यों में कुछ तो प्राचीन है और कुछ सोमप्रभ और सिद्धपाल कवि के बनाए हैं। प्राचीन में से कुछ दोहे दिए जाते हैं। साथियों देखिए, मैं प्रयास कर रही हूँ कि मैं आप सभी को एक बेहतर तरीके से क्लास प्रोवाइड करा दूं रामचंद्र शुक्ल के इतिहास से। जिस तरीके से मैंने एडू क्लासेस पर डॉक्टर नगेंद्र के इतिहास को पढ़ाया था, ठीक है, तो कोशिश रहेगी कि इस क्लास को हम कंप्लीट करें, मतलब पूरी पुस्तक हम यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराएं क्लासेस के माध्यम से। बस आप लोग अपना सहयोग बनाए रखिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा और बताइएगा कि हमारी क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं। फिर आते हैं जैनाचार्य मेरुतुंग। जैनाचार्य मेरुतुंग जो है, इन्होंने एक रचना लिखी है प्रबंध चिंतामणि, जिसका समय है संवत 1961। ध्यान रखिएगा, जैनाचार्य मेरुतुंग प्रबंध चिंतामणि संवत 1361 नामक एक संस्कृत ग्रंथ भोज प्रबंध के ढंग का बनाया, जिसमें बहुत से पुराने राजाओं के आख्यान संग्रहित किए। इन्हीं आख्यानों के अंतर्गत बीच बीच में अपभ्रंश के पद्य भी उद्धृत हैं, जो बहुत पहले से चले आते हैं। कुछ दोहे तो राजा भोज के चाचा मुंज के कहे हुए हैं। मुंज के दोहे अपभ्रंश या पुरानी हिंदी के बहुत ही पुराने नमूने कहे जा सकते हैं। मुंज ने जब तेलंग देश पर चढ़ाई की थी, तब वहां के राजा तैलप ने उसे बंदी कर लिया था और रस्सियों से बांधकर अपने यहाँ ले गया था। वहां उसके साथ तैलप की बहन मृणालवती से प्रेम हो गया। इस प्रसंग के दोहे लिखे गए हैं यहाँ पे। तो ये जो प्रबंध चिंतामणि है, इसमें जिस नायिका का वर्णन किया गया है वो मृणालवती है, ठीक है। तो दोहा ये पूछा नहीं जाता है, आप चाहें तो इसको देख लीजिए। आगे बढ़ेंगे। विद्याधर जो है, इस नाम के कवि ने कन्नौज के किसी राठौर सम्राट शायद जयचंद के प्रताप और पराक्रम का वर्णन किसी ग्रंथ में किया था। ग्रंथ का पता नहीं, पर कुछ पद्य प्राकृत पिंगल सूत्र में मिलते हैं। प्राकृत पिंगल सूत्र विद्याधर से संबंधित है, बाकी इनके बारे में बहुत ज्यादा नहीं लिखा गया। फिर आते हैं सारंगधर। सारंगधर जो है, इनका आयुर्वेद का ग्रंथ तो प्रसिद्ध है। ये अच्छे कवि और सूत्रकार भी थे। इन्होंने सारंगधर पद्धति के नाम से एक सुहासित संग्रह भी बनाया है और अपना परिचय भी दिया है। रणथंबोर के सुप्रसिद्ध वीर महाराज हमीर देव के प्रधान सभासदों में राघव देव थे। उनके भोपाल, दामोदर, देवदास ये 3 पुत्र थे। दामोदर के 3 पुत्र हुए, सारंगधर, लक्ष्मीधर और कृष्ण। हमीरधर संवत 1357 में अलाउद्दीन की चढ़ाई में मारे गए थे। अतः सारंगधर के ग्रंथों का समय उक्त कुछ पीछे, अर्थात विक्रम की 14वीं शताब्दी के अंतिम चरण में मानना चाहिए। तो बहुत ज्यादा इसमें नहीं पूछा जाता है कुछ, ठीक है, सारंगधर के संबंध में तो बहुत ज्यादा कुछ पूछा नहीं जाता, तो इसलिए आप इसको छोड़ सकते हो। अपभ्रंश की कविताओं के जो नए पुराने नमूने अब तक दिए जा चुके हैं, उनसे इस बात का ठीक अनुमान हो सकता है कि काव्य भाषा प्राकृत की रूढ़ियों से कितनी बंधी हुई चलती रही। ये आप नोट कर सकते हो। किसका कथन है? रामचंद्र शुक्ल जी का ही है, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल का इतिहास पढ़ रहे हैं
तो इसलिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट। बोलचाल तक के तत्सम संस्कृत शब्दों का पूरा बहिष्कार उसमें पाया जाता है। उपकार, नगर, विद्या, वचन ऐसे प्रचलित शब्द भी उवार, नार, विद्या, वाड़ बनाकर ही रखे जाते थे। उस समय की जो बोलचाल भाषा थी वो इस तरीके से थी। ये आप यहाँ पे वर्णन किया है रामचंद्र शुक्ल जी ने। तो कोई महत्वपूर्ण नहीं है। तो इस तरीके से हमारा प्रकरण 2 जो है कंप्लीट होता है। यहाँ पे प्रकरण 2 कंप्लीट होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और प्रकरण 3। प्रकरण 3 जो शुरुआत होती है वीर गाथा काल। वीर गाथा काल आदिकाल को कहा है रामचंद्र शुक्ल जी ने, और इसका जो समय है वो संवत 1050 से 1375 दिया है। प्रकरण 3, इसका नाम क्या है प्रकरण 3 का? देश भाषा काव्य। महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। चलिए अब यहां से हम प्रकरण 3 पढ़ते हैं। पहले कहा जा चुका है कि प्राकृत की रूढ़ियों में बहुत कुछ मुक्त भाषा के जो पुराने काव्य जैसे वीसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो आजकल मिलते हैं, वे संदिग्ध हैं। इनको संदिग्ध कहा है रामचंद्र शुक्ल जी ने। इसी संदिग्ध सामग्री को लेकर थोड़ा बहुत विचार हो सकता है, उसी पर हमें संतोष करना पड़ता है। इतना अनुमान तो नहीं किया जा सकता है, इतना अनुमान तो किया जा सकता है कि प्राकृत पढ़े पंडित ही उस समय कविता नहीं करते थे। जनसाधारण की बोली में गीत, दोहे आदि प्रचलित चले आते रहे होंगे, जिन्हें पंडित लोग गंवारू समझते रहे होंगे। ऐसी कविताओं राजसभाओं तक भी पहुंच जाती रही होंगी, ऐसी कविताएं राजसभाओं तक भी पहुंच जाती रही होंगी। तो यहाँ पे हमें क्या आगे बढ़ना है? राजसभाओं में सुने जाने वाले नीति, श्रृंगार आदि विषय प्राय दोहों में कहे जाते थे और बेरस के पद्य छप्पे में लिखे जाते थे। ध्यान रखिएगा, बेरस के पद्य जो थे वो छप्पे में थे। राजाश्रित कवि अपने राजाओं के शौर्य, पराक्रम और प्रताप का वर्णन अनूठी उक्तियों के साथ किया करते थे। पूछा जा सकता है कि वे रस के जो पद्य हैं वो किस में लिखे जाते थे? छप्पे में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको देखते हैं। यहां से आप देखेंगे भारत के इतिहास में यह वह समय था कि मुसलमानों के हमले उत्तर पश्चिम की ओर से लगातार होते रहते थे। इनके धक्के अधिकतर भारत के पश्चिमी प्रांत के निवासियों को सहने पड़ते थे, जहां हिंदुओं के बड़े बड़े राज्य प्रतिष्ठित थे। गुप्त साम्राज्य के ध्वस्त होने पर हर्षवर्धन के उपरांत भारत का पश्चिमी भाग ही भारतीय सभ्यता और बल वैभव का केंद्र हो रहा था। तो ये भी उतना महत्वपूर्ण नहीं है, सिर्फ पढ़ना है। यहाँ से प्रश्न तो अभी तक बने नहीं है, आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम देखेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाला सारांश। ठीक है, सारांश यह कि जिस समय से हमारे हिंदी साहित्य का अभ्युदय होता है वह लड़ाई भिड़ाई का समय था, वीरता के गौरव का समय था और सब बातें पीछे पड़ गई थी। पीछे अगर आ जाए समझ लेना रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। ठीक है, सारांश यह है कि जिस समय से हमारे हिंदी साहित्य का अभ्युदय होता है, ठीक है, विकास होता है, वह लड़ाई भिड़ाई का समय था, वीरता के गौरव का समय था और सब बातें पीछे पड़ गई। ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये भी हमारे लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, ये भी उतना महत्वपूर्ण नहीं है। यहां पे है, ये वीर गाथाएं 2 रूपों में मिलती थी। वीर गाथाएं उस समय लिखी जाती थी प्रबंध काव्य के साहित्यिक रूप में और वीर गीतों के रूप में। वीर गीत वेलाडस, ठीक है, वीर गीतों को वेलाडस के रूप में कहा जाता है। साहित्यिक प्रबंध के रूप में जो प्राचीन ग्रंथ उपलब्ध हैं वह है पृथ्वीराज रासो। वीर गीत के रूप में हमें सबसे पुरानी पुस्तक जो मिलती है वीसलदेव रासो मिलती है। ये रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि वीर गीत के रूप में हमें सबसे पुरानी पुस्तक जो मिली है वो कौन सी है? वीसलदेव रासो है, ना कि पृथ्वीराज रासो है। ये रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, यद्यपि उसके समय अनुसार भाषा के परिवर्तन का आभास मिलता है। जो रचना कई सौ वर्षों से लोगों के में बराबर गाई जाती रही हो, उसकी भाषा हमने मूल रूप में नहीं रह सकती। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण आला है, जिसके गाने वाले प्रयास समस्त उत्तरी भारत में पाए जाते हैं। आला उत्तरी भारत में गाया जाता है। आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पर वीर काल के उन ग्रंथों का उल्लेख किया जाता है जिसकी या तो प्रतियां मिलती हैं या कहीं उल्लेख मात्र पाया जाता है। ये ग्रंथ रासो कहलाते हैं। कुछ लोग इस शब्द का संबंध रहस्य से बतलाते हैं, पर विशलदेव रासो में काव्य के अर्थ में रसायन शब्द बार बार आता है। तो ध्यान रखिएगा, काव्य के अर्थ में रसायन शब्द बार बार आता है। यह किसमें कहा गया है? रामचंद्र शुक्ल जी कह रहे हैं किसके बारे में? विशलदेव रासो में। ठीक है, हमारी समझ में इसी रसायन शब्द से होते होते रासो हो गया है। विशलदेव रासो में लिखा है रसायन शब्द। ठीक है, और किसने कहा है रसायन? ये देखिए, रामचंद्र शुक्ल जी जो है रासो साहित्य को रसायन कहते हैं। ठीक है, और इसको हमने ट्रिक में, जब मैंने स्टार्टिंग की थी पढ़ने की, तब मैंने इसको याद किया था, राम रसायन तुमरे पासा। ठीक है, जो हनुमान चालीसा में आता है। तो राम मतलब रामचंद्र शुक्ल, रसायन कहते हैं रासो को, और ये उन्होंने बताया है कि विशलदेव रासो में कहा गया है। फिर आता है खुमान रासो। ठीक है, खुमान रासो तो ये संबत 810 से 1000 के बीच में चित्तौड़ के रावल खुमान नाम के 3 राजा हुए थे, उनमें से किसी ने लिखा था खुमान रासो। उसके बाद आता है आपका विशलदेव रासो। तो यहाँ पे विशलदेव रासो हम पढ़ने वाले हैं। विशलदेव रासो नरपत नाल जो कवि थे उनकी रचना है। किसकी है? नरपत नाल। डायरेक्ट पूछा जाता है। विशलदेव का समकालीन कौन था? विग्रहराज चतुर्थ जो था वो समकालीन था। कदाचित यह राजकवि था। इसने विशलदेव रासो नामक एक छोटा सा 100 पृष्ठों का ग्रंथ लिखा। विशलदेव रासो कितने पृष्ठों में लिखा गया? रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 100 पृष्ठों में लिखा गया। पूछा जा सकता है। यहाँ पे 1272, ध्यान रखना है आपको, समय क्या है? 1272 है। ठीक है, विशलदेव रासो जो है इसमें 1220 लिखा है। उसके शिलालेख भी संबत 1210 से और 1220 के हैं। विशलदेव रासो में 4 खंड हैं। विशलदेव रासो जो है कितने खंडों में लिखा गया? 100 पृष्ठ, 4 खंड, मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, 4 खंड, और यह काव्य लगभग 2000 चरणों में समाप्त हुआ है। 2000 चरण है इसके। ठीक है, किसमें लिखा गया? पद में है, चरण में लिखा गया। 2000 चरण में लिखा गया। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें जो नायिका है वो राजमती है। विशलदेव रासो की नायिका जो है वो राजमती है, और विशलदेव का राजमती से रूट कर उड़ीसा की ओर प्रस्थान करना, वहां 1 वर्ष तक रहना। जब विशलदेव जो है राजमती से रूट कर उड़ीसा उड़कर चला जाता है, ऐसा इसमें बोला गया है, और वहां 1 वर्ष तक रहता है। जो यहाँ पे चीजें पढ़ी हैं वो आप नोट कर लीजिएगा। तो राजमती का वीर वर्णन दिया गया है। विशलदेव का उड़ीसा से लौटना इसमें दिया गया है। अब यहाँ पे जो रामचंद्र शुक्ल कहते हैं वो ये है मोस्ट इंपोर्टेंट की विशलदेव के बहुत पीछे की लिखी जान पड़ती है। ठीक है, यहाँ पे जो चीजें हैं ये घटनात्मक काव्य नहीं, वर्णात्मक है। कौन? विशलदेव रासो। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि ये घटनात्मक काव्य नहीं, वर्णात्मक है। किसके लिए कहा है? विशलदेव रासो के लिए कहा। इनमें से पहली बात तो कल्पना प्रसूत प्रतीत होता है। विशलदेव से 100 वर्ष पहले ही धार के प्रसिद्ध परमार राजा भोज का देहांत हो चुका था। उनकी कन्या के साथ विशलदेव का विवाह किसी पीछे के कवि की कल्पना ही प्रतीत होती है। तो यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट जो चीज है वो ये है, इसको आप नोट करिएगा। फिर आगे देखते हैं, भाषा की परीक्षा करके देखते हैं तो वह साहित्यिक नहीं, राजस्थानी है। ठीक है, किसकी? विशलदेव रासो की। ठीक है, भाषा की परीक्षा करके देखते हैं तो वह साहित्यिक नहीं, राजस्थानी है। विशलदेव रासो कौन कहता है? रामचंद्र शुक्ल जी। वह यह कि शिष्ट काव्य भाषा में ब्रज और खड़ी बोली की प्राचीन रूप का ही राजस्थान में भी व्यवहार होता था। साहित्य की सामान्य भाषा हिंदी ही थी, जो पिंगल भाषा कहलाती थी। ब्रज और राजस्थानी, पिंगल कौन सी है? ब्रज और राजस्थानी। अभ्रंश और राजस्थानी डिंगल है। ठीक है, विशलदेव रासो में भी बीच बीच में बराबर इस साहित्यिक भाषा को मिलाने का प्रयत्न किया जाता है। भाषा की प्राचीनता पर विचार करने के पहले यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि गाने की चीज होने के कारण इसकी भाषा में समय अनुसार बहुत कुछ फेरफार होता गया है, जिसने जैसा गाया हो, है ना। तो ये हमारा क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं। अभ्रंश के योग से शुद्ध राजस्थानी भाषा का जो साहित्यिक रूप था वह डिंगल कहलाता था। अभ्रंश के योग से, जो मैंने बता दिया आपको, ब्रज और राजस्थानी पिंगल है, ब्रज
ब्रज पूछा जाता है, ब्रज प्लस राजस्थानी पिंगल, और अभ्रंश प्लस राजस्थानी डिंगल, ठीक है, डिंगल। और जो आपका पृथ्वीराज रासो लिखा गया है वो डिंगल में लिखा गया है। बीसल देव रासो जो लिखा गया है उसमें पिंगल का प्रयोग भी किया गया है, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद है आप सभी के लिए हेल्पफुल रहेगी। 20 मिनट की क्लास बनी है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। अगला प्रकरण हमारा 3 कंप्लीट होगा और चौथा प्रकरण भी उसमें हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो चलिए 4 क्लास में हम जो है 4 प्रकरणों को आदिकाल के कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। चलिए, क्लास पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा और क्लास को शेयर भी कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। यदि आप यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप सभी के लिए यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। जिनको भी पेपर फर्स्ट में प्रॉब्लम हो रही है आप कांटेक्ट करके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अभी थोड़ी देर बाद हम जो है 21/1/2025 का जो एग्जाम हुआ था उसका पेपर फर्स्ट में लेकर आ रही हूँ संपूर्ण 50 प्रश्न, ठीक है। रिकॉर्डिंग क्लास ही आएगी। चलिए, ओके, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।